श्रद्धा हत्याकांड एक बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा अपराध है जो दिल्ली में हुआ है। इसे मैं अजीब और अनोखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफताब को किसी ने भी श्रद्धा को मारते हुए नहीं देखा। आफताब ने जब टुकड़े किए और उसे जंगल में डिसमेंटल किया, फेंका, उसको भी किसी ने नहीं देखा। यानी कि सबूत के तौर पे पुलिस के पास और जांच एजेंसियों के पास कोई भी आई विटनेस नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ जो कि आईपीसी और सीआरपीसी से रन होता है, इसी से चलता है, उसमें चश्मदीद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस हथियार से उसने श्रद्धा के शरीर को काटा, वो हथियार भी अभी तक नहीं मिला है। अब सवाल ये होता है कि शुरुआत में खबर आई कि आफताब पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है, वो बता रहा है। पुलिस के जो सोर्सेज थे जिनसे हम लोगों की बात हो रही थी वो भी बता रहे थे कि वो कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को नार्को या लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी? कोई भी आरोपी जब कोऑपरेट करता है, जब सारी चीज़ें खुद बताता है, तो उस वक्त पुलिस को इन सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो अपराधी या आरोपी झूठ बोलता है या डिसेप्शन करता है, यानी कि धोखा देता है। अब बात यहाँ पे जांच से मिले कुछ सबूतों की है और उसके दिमाग के फॉरेंसिक एनालिसिस की है। खून के धब्बों की जब घर में जांच की गई, क्योंकि शरीर को काटा गया, वहाँ पे शरीर को डिसमेंटल किया गया और हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा ब्लड और लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब भी शरीर को काटा जाता है तो बहुत सारा ब्लड और लिक्विड का फॉर्मेशन सरफेस पे होता है। फॉरेंसिक तकनीक के मुताबिक आप खून को कितना भी साफ़ करिए, उस खून के ट्रेसेस ज़रूर मिलते हैं। चाहे आप उसे डिटर्जेंट से साफ़ करिए, चाहे आप उसे साबुन से धोइए, कपड़ों को धोइए, कुछ भी करिए, उसमें ब्लड के ट्रेसेस ज़रूर मिलते हैं। कुछ एक केमिकल्स हैं जिनसे अगर साफ़ किया जाए ब्लड के स्टेन्स को तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन उन केमिकल्स की जानकारी आम आदमी के पास नहीं होती है। जब आफताब के फ़ोन को चेक किया गया, उसकी सर्फिंग हिस्ट्री को देखा गया, तो जांचकर्ता हैरान थे। आफताब ने एटोनॉमी की साइट्स देखी कि शरीर का फॉर्मेशन, शरीर कैसे बनता है, कितने हिस्सों में बना होता है। शायद शरीर को काटने के लिए इस जानकारी का होना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आफताब ने एटॉप्सी कीवर्ड को सर्च किया कि बॉडी को एटॉप्सी कैसे किया जाता है, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, कैसे काटा जाता है। इसके बाद उसने ब्लड को साफ़ करने के फॉरेंसिक तरीक़ों के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया और यहीं से उसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच के बारे में पता चला। पूरे घर को उसने इसी केमिकल से साफ़ किया, यहाँ से जानकारी लेकर के। शुरुआत में उसने पुलिस को इंटरोगेशन में कुछ बोन्स के पते बताए कि उसने यहाँ पे भेजे, फेंके। 4-5 बोन्स मिली, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो बोन्स श्रद्धा की है कि नहीं है। डीएनए जांच हो रही है उसकी, इसी से साबित होगा कि वो श्रद्धा की है या नहीं है। लेकिन सारी हड्डियाँ बरामद नहीं हो पाई थी। पुलिस को जब शक हुआ कि ये इतने आराम से बता रहा है, जो भी हम पूछ रहे हैं पूरा कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन हमें एक लिमिटेड एविडेंस ही एक्सेस हो रहा है, यानी कि हमें सारे सबूत एक साथ नहीं मिल रहे हैं और अदालत में इस जुर्म को साबित करने के लिए सारे सबूतों का एक साथ और एक दूसरी कड़ियों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के पास आज की डेट में आफताब का जो कबूलनामा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आफताब ने कहा, हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, लेकिन अदालत में जैसे ही इस केस का ट्रायल होगा, वो उसका वकील कहेगा कि नहीं, आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना है, और आफताब कहेगा कि मैंने नहीं मारा, तो ये सबूत बेमानी हो जाता है। सेक्शन 161 के तहत पुलिस को दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। अब बात आती है नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंथालोल नाम का एक केमिकल है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए दिमाग की प्रक्रिया को समझना होगा। दिमाग की प्रक्रिया 3 हिस्सों में विभाजित होती है। पहला हिस्सा होता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ब्रेन के एक हिस्से में। दूसरा हिस्सा होता है उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, और तीसरा होता है उस इन्फॉर्मेशन को देना, चाहे वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए दिया जाए या संकेतों के ज़रिए दिया जाए या लिख के दिया जाए। यानी कि दिमाग की सूचनाओं को बाहर निकलने में इन 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।
जो बीच का चरण है प्रोसेसिंग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी सूचनाएं हमारे पास होती हैं, ब्रेन उनको एनालाइज करता है कि क्या ये सूचना देना हमारे लिए सही है, क्या इससे हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो इसकी एनालिसिस करता है और जब उसको इस बात के लिए फिट पाता है कि इस सूचना से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तभी वो ब्रेन उस सूचना को एग्जिट कराता है और देता है। नार्को टेस्ट में इस बीच का जो प्रोसेस होता है, इसको सस्पेंड किया जाता है मेडिकल इंटरवेंशन से, इसको नहीं होने दिया जाता है। लेकिन सिर्फ ये इतना आसान नहीं है कि नार्को टेस्ट में सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के और वो सच बोलने लगे। इसका भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, कितनी डोज दी जाए, कितनी डोज उसके जीवन के लिए हानिकारक नहीं होगी, वरना इस केमिकल की ज़्यादा डोज उसे मार सकती है, उसके हार्ट पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकते हैं। चूँकि ये अदालत के आदेश के बाद होता है, इसलिए एक्सपर्ट इसमें पूरी सुरक्षा बरतते हैं। इसके बाद भी सूचनाओं की एक्यूरेसी जो है 100% हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी रिसर्च सामने आई है या जो रिसर्चर कर रहे हैं, उसके मुताबिक एक्यूरेसी लेवल जो है 90% के ऊपर पाया गया है, लेकिन 100% नहीं है। और कोर्ट ऑफ लॉ में एक फार्मूला साफ चलता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो कोई भी एक्यूरेसी जो क्वेश्चनेबल होती है, जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, अदालत उसे सबूत आमतौर पे नहीं मानती है। अब दूसरा सवाल होता है कि अगर वो सबूत नहीं मानती है तो नार्को टेस्ट की इजाज़त क्यों देती है। नार्को टेस्ट आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि 3rd डिग्री का सब्स्टिट्यूट है। मानवीय अमानवीय होता है 3rd डिग्री, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसे जांच की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में इसको किया जाता है, ताकि वो सूचनाएं मिलें जो अपराधी या आरोपी नहीं बताना चाहता। अब नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब वो बहुत सारी सूचनाएं बताने की उम्मीद बढ़ेगी, जिन सूचनाओं को उसने जांचकर्ताओं को धोखा देके अपने दिमाग में स्टोर रखा है। अभी तक वो सूचनाएं जांचकर्ताओं के पास नहीं है। जैसे श्रद्धा का स्कल अभी तक नहीं मिला है। वो वजह जो कन्विंसिंग वजह है कि क्यों आखिर उसने मारा। हीट ऑफ रेज में ये मर्डर नहीं लगता है, क्योंकि जब वो दिल्ली आए, एक दिन होटल में रुके, वहाँ उसने इसकी श्रद्धा की हत्या नहीं की। अगले दिन उसने मकान ढूंढा, उस दिन भी हत्या नहीं की। उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन उस मकान में शिफ्ट होने के बाद वो श्रद्धा को लाया, उसने श्रद्धा को मार दिया। हीट ऑफ रेज इतनी जल्दी नहीं होता है, और अगर जल्दी होता भी है तो ये बहुत बड़ा संयोग होगा। माना ये जा रहा है कि अगर कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, तो वो होटल में ही इस जुर्म को अंजाम दे सकता था। लेकिन जिस तरह की तैयारी अभी तक उसके सामने आई है, उसके हिसाब से ये लगता है कि शायद वो ऐसी जगह पे श्रद्धा को मारना चाहता था ताकि सबूत या तो न मिले या बहुत देर में सामने आए। मसलन अब आज की डेट में एविडेंस के नाम पे बोन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तीसरा चरण जो फॉरेंसिक जांच में आगे बढ़ेगा, और ये पूरी की पूरी जांच फॉरेंसिक्स पे ही डिपेंड होगी, क्योंकि कोई भी आई विटनेस इस केस का अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस गुनहगार की प्रोफाइलिंग करने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रोफाइलिंग से जो फॉरेंसिक प्रोफाइलिंग होगी, यानी कि दिमाग का इसका शेप क्या है, ये सोचता कैसे है, जो पिछले 2-3 सालों में इसकी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरफ जा रहा है, जब इसकी प्रोफाइलिंग कर दी जाएगी तब नए सबूतों का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि रीजंस क्या हैं, और ये प्रोफाइलिंग भी कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस बनेगी। फॉरेंसिक ऑन्कोलॉजी यानी कि जो टिथ मिले हैं, जो जबड़ा मिला श्रद्धा का, उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर ये पता कैसे किया जाएगा कि ये हड्डियाँ श्रद्धा की हैं या नहीं है। पुलिस के पास श्रद्धा का परिवार है, उसके परिवार से डीएनए या तो ब्लड फॉर्मेट में या हेयर फॉर्मेट में या सलाइवा फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में जांचकर्ता सैंपल के तौर पे लेंगे। हड्डी बोन्स जो है वो ऐसी शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसका डिग्रेडेशन, जिसके क्षरण, आसान भाषा में कह सकते हैं, जिसके क्षय होने यानी कि डिग्रेड होने की संभावना बहुत देर में होती है। डिकम्पोजिशन जो बाकी दूसरे हिस्से हैं, जैसे स्किन है, टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, ये डिग्रेड होने लगती हैं, डिकम्पोज होने लगती हैं। लेकिन बोन्स काफ़ी बाद में, जो बोन्स की कोशिकाएं होती हैं वो बहुत बाद में डिकम्पोज होती हैं। उन कोशिकाओं से डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा,
और उस स्ट्रक्चर को इसके मदर फादर का जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर से मैच कराया जाएगा, और अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो तभी ये पुष्ट होगा कि ये हड्डियाँ श्रद्धा की हैं या नहीं हैं। एक आखिरी ये भी सवाल है जो अदालत में जांचकर्ताओं को साबित करना होगा, जिसका जवाब फिलहाल जांचकर्ताओं के पास नहीं है, कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, जब वो मुंबई में था, अचानक उसने हिमाचल प्रदेश या दिल्ली मूव करने का फैसला क्यों किया। जो भी जवाब आफताब दे रहा है उसका कहना था कि लोगों से जो उसने कहा, वहाँ पे जो गवाह हमारे सामने आए हैं या पुलिस के सामने आए हैं, उन्होंने बताया कि ये लोगों को बताता था कि इसके और श्रद्धा के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो लोगों की सलाह पे ये बाहर घूमने जाना चाहता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी मुंबई के आसपास घूमने जा सकता है, मुंबई के अगल बगल घूमने जा सकता है, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश क्यों आया? क्या हिमाचल प्रदेश में ही ये पहला अटैम्प्ट लेना चाहता था? वहाँ पे इसे मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद ये दिल्ली आया, दिल्ली के होटल में रुका। घूमने आने वाला आदमी कभी भी मकान किराए पे नहीं ले सकता है, नहीं लेता है आमतौर पे। होटल में रुका, उसके बाद मकान किराए पे लिया। मकान किराए पे लेने के बाद इसने उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी के पार्ट्स को डिसमेंटल किया, उसको ठिकाने लगाया। उसके बाद इसने नौकरी करना शुरू किया। इसके अलावा श्रद्धा की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसका अगर लिंग्विस्टिक फॉरेंसिक के पैरामीटर पे एनालिसिस करें तो जो शब्द श्रद्धा ने उसमें लिखे हैं और जो भी साइकोलॉजी उन वर्ड्स के थ्रू श्रद्धा की सामने आ रही है, वो बड़ी पेनफुल है। श्रद्धा ने 2 साल पहले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मुझे मार डालेगा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। यानी कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा था, वो बहुत ही एक्सट्रीम था। और शायद ये थॉट कि मुझे इसके टुकड़े करने हैं, मुझे इसको मारना है, ये थॉट इसके ब्रेन में 2 साल पहले ही आ गया था। तैयारी और इसका जो होमवर्क है इस मर्डर को करने का, वो बहुत ही फाइन है। इसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया, उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया। जिस घर में ये रहता है वो बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, वहाँ पे अगल बगल वाला फ्लैट और सामने वाले फ्लैट और आसपास के फ्लैट के बीच में दूरी नहीं है। इतनी डेंस इलाके में एक आदमी को मार देना, उसकी बॉडी को डिसमेंटल कर देना और कानों कान किसी को खबर न लगना, जंगलों में फेंक देना, अलग अलग हिस्सों में फेंकना, इसके लिए बहुत बड़े होमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। पहले राउंड की जो एक्सपर्ट्स की स्क्रीनिंग थी इसके घर की, उसमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसने पूरे घर को वॉश किया था, उसने ब्लीच का इस्तेमाल किया था। ये दोनों केमिकल इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लड के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो गोल होती हैं, एक थैली की तरह होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में उसको बहुत ही एक्सट्रीम पे देखेंगे तो वो गोल होती हैं और एक पानी की थैली की तरह होती हैं, जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब अगर ये सब कुछ उस थैली के रूप में एक्सपर्ट्स को मिलता है, जो उसकी एक कोशिका होती है, तो उसमें वो डीएनए और बाकी चीज़ें या ब्लड है या नहीं है, इसको कंफर्म कर पाते हैं। इसने नेट पे पढ़ा और इसको ये बात समझ में आई कि अगर ब्लड के फॉर्मेशन को, ब्लड का की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्टर्ब कर दें तो किसी भी फॉरेंसिक जाँच में ये नहीं आएगा। उसने इसके लिए क्या किया कि ब्लड की कोशिकाओं की जो ऊपरी लेयर है, जो ऊपरी परत है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया। जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि सैनिटाइज़र या सोडियम हाइपोक्लोराइड से घर को साफ़ करना चाहिए। उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोशिका की ऊपरी लेयर को डैमेज कर देता है। ऊपरी लेयर को डैमेज करने का मतलब कि अब वो कोशिका नहीं रही, अब वो डेड हो चुकी है, उसको वो मारता है। इस तरीके का होमवर्क और स्केच बना के ये रखना कि अपने घर में होमवर्क करना कि मैं शरीर के टुकड़ों को किस किस जगह पे फेंकूंगा। तो ये जो सारे तथ्य हैं, जो जिन तथ्यों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये उसकी एक प्रोफाइलिंग को बिल्ड करते हैं कि इस क्राइम का प्रिपरेशन 2 साल पहले ही हो गया था, इस क्राइम के होमवर्क में टाइम लिया गया, इस क्राइम को कमिट करने में टाइम लिया गया और पोस्ट क्राइम का जो पीरियड होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लिया गया। अब एक सवाल होता है कि क्या ये मुंबई में नहीं मार सकता? नहीं मार सकता था, मुंबई में भी मार सकता था। इसका जवाब ना है, वो नहीं मार सकता था। जब भी ह्यूमन ब्रेन जब इतना प्रिपेयर्ड होता है
तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन करता है। जैसे अगर वो मुंबई में मारता तो जो ये पोस्ट क्राइम एरा उसके पास था, जो पोस्ट क्राइम पीरियड उसके पास था, अपराध के बाद का वक्त जिसे कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी होती हैं, वो उसको टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि श्रद्धा की फैमिली उसे ढूंढती, श्रद्धा के फ्रेंड्स उसे ढूंढते। यहाँ भी उन्होंने ढूंढा, लेकिन ये उसे पता था कि इसमें वक्त काफ़ी लगेगा और बहुत सारे एविडेंस को वो साफ़ कर सकता है, हटा सकता है। एक फ़िल्म का नाम आ रहा है डेक्स्टर, जिसके ज़रिए उसने इस तरह की चीज़ों को देखा और इस तरीके का प्लान किया जो पुलिस की जांच में उसने बताया है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की फ़िल्म को बता रहा है जिससे इसके तथ्यों को समझ के जांच की दिशा दूसरी तरफ आए। उसे ये अच्छी तरह पता है कि पुलिस की मार से या पुलिस के टॉर्चर से या उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से बचने का एक ही तरीका है कि उसको आराम से इन्फॉर्मेशन दी जाए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो पुलिस को सूट करे। इसके अलावा वो जानकारी हमारे खिलाफ एविडेंस ना बन पाए। पुलिस को वो सिर्फ वही जानकारियां दे रहा है जो पुलिस को सूट कर रही हैं, पुलिस जो लेना चाहती है, लेकिन उन जानकारियों से कोई भी एविडेंस गैदर नहीं हो पा रहा है। पुलिस के सामने चुनौती ये है कि एक लड़ाई उसे उस अपराध को सॉल्व करने की है, और दूसरी लड़ाई उसकी अदालत में शुरू होगी, जहाँ पे जज के सामने उसे साबित करना होगा कि इस गुनाह को इसी व्यक्ति ने अंजाम दिया है। इस तरह का ब्रेन जो 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 महीने पहले प्रिपेयर्ड हो किसी अपराध के लिए, वो बहुत ही एक्सट्रीम प्रिपरेशन करके रखता है। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि शायद उसने इस बात का भी प्रिपरेशन किया होगा कि पूछताछ में उसे क्या बताना है या कैसे बताना है। बहुत सारे अपराध और बहुत सारे अपराधी ऐसे मिले हैं जिन्होंने पुलिस को सूचनाएं दी हैं और वहाँ से पहले से ही प्लांटेड एविडेंस को उन्होंने बरामद कराया है, और ये सोच के कराया है कि ये एविडेंस चूँकि उस क्राइम से बिलोंग नहीं रखते, लेकिन पुलिस इतनी साइंटिफिक मामलों में लिटरेसी उसकी इतनी हाई नहीं होती है जिससे वो उस वक्त उसकी प्लानिंग को समझ पाए, लेकिन बाद में जब ट्रायल होता है तो वो अपराधी बरी हो जाते हैं। इस केस में पुलिस के सामने, जांचकर्ताओं के सामने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसमें उन्हें इस शातिर दिमाग और इसके ब्रेन की प्रिपरेशन को काउंटर करना है, उसके प्रिपरेशन को, उसके दिमाग को हराना है, साइकोलॉजिकली उसको ब्रेक करना है। उसके बाद ही इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो ट्रायल का प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर है और बहुत ही स्लो है, और उसकी जो फिलॉसफी है ये क्लियर करती है कि चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इसी फिलॉसफी की आड़ में बड़े बड़े गुनहगार इस तरीके की तैयारी करते हैं कि एक शक का बीज उन्हें अपराधी मानने में डाला जा सके और उसका फ़ायदा वो अदालत में उठा पाएँ।